अध्याय 141 तिथि 5 अकादमियों का प्रमुख। डिंग हाओ अपनी शिक्षिका उस दबंग महिला की ओर कुछ और नजरें डालने से खुद को रोक नहीं सका। डिंग हाओ उसके पीछे गया और आधे घंटे बाद एक बहुत ही शांत नर्सरी गार्डन में आ गया। बगीचे के चारों ओर हरी बाड़ लगी हुई थी, जिसमें एक लकड़ी का घर था। बगीचे के बीच से एक छोटी कृत्रिम नहर गुजरती थी। बहते पानी ने छोटे से बगीचे को और भी शांत और सुंदर बना दिया था। ज़ीमेन कियानेक्स्यू ने चरमराहट की आवाज के साथ लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। जब उसने बगीचे में हरे भरे पौधों को देखा तो उसके ठंडे चेहरे पर अंततः दिल से एक हल्की सी कोमल मुस्कान उभर आई। यह एक प्रयोगात्मक जड़ी बूटी उद्यान होना चाहिए जिसकी शुरुआत उन्होंने खुद की थी। इसमें कुछ सामान्य निम्न श्रेणी की जड़ी बूटियां लगाई गई थीं, लेकिन ये बहुत हरा भरा और जीवन शक्ति से भरपूर था। हवा जड़ी बूटियों की सुंदर खुशबू से भरी हुई थी। डिंग हाओ झिझका, लेकिन फिर भी वह अंदर चला गया। डिंग हाओ, क्या तुम्हें आध्यात्मिक जड़ी बूटी का कोर्स पसंद नहीं है? ज़िमेन कियानेक्सू, जो लंबे समय से चुप थी, आखिरकार बोली। वह नर्सरी के बगीचे में बैठी थी। उसकी सफेद उंगलियां कई हरी जड़ी बूटियों को छू रही थीं, जैसे किसी बच्चे के शरीर को छू रही हो। उसने डिंग हाओ की ओर देखा और शांति और उम्मीद से पूछा, नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है, डिंग हाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, ज़िमेन कियानेक्सू के शब्दों ने डिंग हाओ के शब्दों में छिपी गलती को हवा दे दी। उसकी साफ आंखें लोगों के दिलों को देख सकती थीं। वह थोड़ी निराश हुई और बोली, अगर तुम्हें ये पसंद है, तो तुम मेरी कक्षा में क्यों घूर रहे हो? ओह! डिंग हाओ चुप हो गया और उसने अपने मन में कहा कि, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं अचंभे में नहीं था, बल्कि मैं एक बूढ़ी औरत से सीख रहा था जो मेरे दिमाग में रहती थी और अनैतिकता की गोलियों की शिक्षिका होने का दावा करती थी, तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? हर क्लास में डिंग हाओ को ध्यान भटकता हुआ नजर आता था। दरअसल, वह कृपाण मास्टर से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान सीख रहा था। हालांकि ज़िमेन कियानेक्सू के पास अनैतिकता की गोलियों में बहुत ताकत और प्रतिभा थी, फिर भी वह पूर्वज स्तर के राक्षस कृपाण मास्टर से बहुत दूर थी। मुझे अनुमान लगाने दो कि तुम्हें ये कोर्स क्यों पसंद नहीं है। ज़ीमेन कियानेक्स्यू ने डिंग हाओ की आंखों में देखा और शांति से कहा, तुम्हें लगता होगा कि जड़ी बूटियां और शोधन अमृत बहुत जटिल है और तुमसे बहुत ज्यादा ऊर्जा लेंगे। ये क्यूई और तलवारबाजी का अभ्यास करने जितना अच्छा नहीं है, जो तुम्हें कम समय में मजबूत और अजेय बना सकता है ना? डिंग हाओ क्या कह सकता था? वास्तव में, ये सब फार्मासिस्ट पेशे के बारे में आम लोगों की गलतफहमी है, जो इसे अमरता की गोलियां बनाने वाला समझते हैं। हाँ, फार्मासिस्ट निचले स्तर पर सीखना शुरू करते हैं और बाद के चरण में परिणाम प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा कि असाधारण शक्ति वाले गुरुओं को भी उच्च स्तरीय फार्मासिस्टों के प्रति अपना सम्मान दिखाना पड़ता है। अगर ताकत को मार्शल आर्टिस्ट की नींव कहा जाता है, तो अमरता की गोली उनका दूसरा जीवन है। इसके अलावा, जहां तक मुझे पता है, अमरता की गोलियां बनाने वाले उच्च स्तरीय फार्मासिस्टों की लड़ने की क्षमता मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं है। ज़िमेन कियानेक्सू ने गंभीरता से कहा। डिंग हाओ ने सिर हिलाया। सेबर मास्टर ने उसे ऐसी बातें कई बार बताई थी। डिंग हाओ के हाव भाव को देखते हुए, ज़िमेन कियानेक्स्यू ने असहाय होकर कहा, चूंकि तुम ये सब जानते हो, तो तुम व्याख्यानों को ध्यान से क्यों नहीं सुनते? मुझे लगता है कि तुम में डैन फार्मासिस्ट बनने की क्षमता है। तुम्हें इस बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। भले ही तुम अमर डैन बनाना सीख लो और साथ ही मार्शल आर्ट का अभ्यास भी कर लो, तुम बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करोगे। मैडम, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। चूंकि डिंग हाओ अपनी दैनिक अभ्यास योजना को पूरा करने के लिए जल्दी वापस जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया। ज़ीमेन कियानेक्सू ने बेशक डिंग हाओ की लापरवाही भरी प्रतिक्रिया देखी और केवल अनिच्छा से अपना सिर हिला सकी। वह थोड़ी निराश हुई और बोली, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। डिंग हाओ ने जल्दी से सलाम किया, धन्यवाद कहा और जाने का इरादा किया। ज़ीमेन कियानेक्सू ने आह भरी, उसे अभी भी थोड़ी दया आ रही थी। उसने एक पल सोचा, और फिर कहा, रुको, मेरे पास आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक संग्रह है, जो मेरे अपने अनुभव का कुछ अंश है। इसे ध्यान से पढ़ो और तुम पाओगे कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का अध्ययन निश्चित रूप से वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। डिंग हाओ ने मुड़कर मोटी नीली धागे से बंधी पुस्तिका ले ली।
उस समय डिंग हाओ की हथेली ने ज़ीमेन कियानिक्स्यू की पतली उंगलियों को छुआ और एक हल्का ठंडा स्पर्श उसे प्रेषित हुआ। ज़ीमेन कियानिक्स्यू ने अपना जेड जैसा हाथ पीछे खींच लिया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। डिंग हाओ ने उसे फिर से धन्यवाद दिया और एकांत जड़ी बूटी वाले बगीचे से दूर चला गया। डिंग हाओ की पीठ को देखते हुए ज़ीमेन कियानिक्स्यू ने अपना सिर हल्के से हिलाया। थोड़ी निराश नजर के साथ उसने आह भरी, मुड़ी और जड़ी बूटियों के बगीचे में आ गई। उसने अपनी हथेली खोली और एक हल्की लाल रोशनी चमकी, फिर एक मुट्ठी के आकार की लाल अमृत भट्टी दिखाई दी, जो उसके हाथ में घूम रही थी और धीरे धीरे घूम रही थी। लाल भट्टी से एक सघन, हल्के हरे रंग की गैस निकली और जड़ी बूटियों पर गिर पड़ी। जब हवा चलती थी तो ताजी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हरी हो जाती थीं। अगर डिंग हाओ मौजूद होता तो वह घबरा जाता। ज़ीमेन कियानिक्स्यू नाजुक और कमजोर दिख रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी क्यूई मार्शल डिसिपल दायरे से कहीं ऊपर थी। उसने भट्टी को नियंत्रित किया और कृपाण मास्टर द्वारा वर्णित सूक्ष्म स्तर तक पहुंच गई। अगले कुछ दिनों में डिंग हाओ ने कक्षाओं में भाग लेने और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के अलावा झांग फैन और फोंग तियाई की देखभाल में बहुत समय बिताया। तियानली अटारी को एक तलवार से हराने के बाद लाया गया तूफान भी धीरे धीरे शांत हो गया। संप्रदाय के शीर्ष प्रबंधन ने इस मामले की जांच नहीं की। बाहरी कोर के बुजुर्ग, जिन्हें तियानली अटारी के पीछे कहा जाता था, उन्होंने डिंग हाओ के लिए परेशानी पैदा करने के कोई संकेत नहीं दिखाए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। डुआन तियानली को बुरी तरह पीटा गया और उसका चेहरा खराब हो गया। वह अब अपना आत्मसम्मान वापस नहीं पा सका। आखिरकार अपने घावों को ठीक करने के बाद वह निराश होकर तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय को छोड़कर गायब हो गया। तियानली अटारी पूरी तरह से बंद हो गई और दूसरों ने उसे ऊंची कीमत पर ले लिया। इस घटना के परिणामस्वरूप कुछ अन्य बाहरी शिष्यों के व्यापारिक संगठन भी बेहतर व्यवहार करने लगे थे और अब वे पहले की तरह पंजीकृत शिष्यों का शोषण नहीं करते थे। डिंग हाओ का नाम एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया था। कुछ दिनों बाद झांग फान और फोंग तियाई के घाव अंततः बिना किसी निशान छोड़े पूरी तरह से ठीक हो गए। खास तौर पर किशोर शिकारी झांग फैंग, डिंग हाओ और वांग शियाओ के द्वारा हर कीमत पर प्रशासित विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की उत्तेजना के तहत उसके शरीर में मेरिडियन के मामले में एक उच्च रैंक तक सुधार हुआ। जैसा कि कहा जाता है कि हर बादल में एक चांदी की परत होती है, वह मेरिडियन के मामले में बेहद गरीब हुआ करता था। हालांकि उसने खुद को पूरी तरह से नहीं बदला था, लेकिन वह पहले से बहुत बेहतर था। इस समय अकादमियों के प्रमुख के लिए अपेक्षित चुनाव की तारीख आखिरकार आ गई। अकादमी का मुखिया 200 पंजीकृत शिष्यों का प्रबंधक था। उसके पास कई तरह के ईर्ष्यापूर्ण अधिकार थे और वह अकादमी में कई चीजों का फैसला खुद कर सकता था, जिसमें साधना संसाधनों का आवंटन आदि शामिल था। उसकी शक्ति मुख्य शिक्षक वांग ज्यूफेंग से कम नहीं थी, इसलिए ये हर पंजीकृत शिष्य के लिए बेहद घातक आकर्षण था। अकादमी प्रमुख का चुनाव बहुत ही सरल तरीके से किया गया। उन्हें न तो उच्च स्तर पर नियुक्त किया गया था और न ही किसी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता द्वारा उनका निर्णय लिया गया था। प्रत्येक अकादमी के पंजीकृत शिष्य अपने स्वयं के अकादमी प्रमुख की सिफारिश करते थे, तथा शिष्यों के समर्थन से बहुमत प्राप्त करने वाला व्यक्ति अकादमी प्रमुख बन जाता था। अकादमी प्रमुख के चुनाव की खबर आने के बाद से ही इस शक्तिशाली और प्रतिष्ठित पद के लिए कई लोग आपस में भिड़ गए थे। कुछ लोगों ने अपने शिष्यों को खाने पीने के लिए खूब पैसे दिए थे, कुछ ने वोट के लिए लॉबिंग करने के लिए निजी तौर पर छोटे छोटे समूह बनाए थे और कुछ ने कई वादे किए थे कि अगर वे अकादमी प्रमुख चुने गए तो कुछ अनुकूल होगा। अध्याय 142 भाषण अपमान को आमंत्रित करना। इस समय यह पहचान करना संभव था कि अन्य शिष्यों द्वारा किसका सबसे अधिक स्वागत और सम्मान किया जाता है और किसका स्वागत नहीं किया जाता। पूर्वी अकादमी में हरी शर्ट वालों में डिंग हाओ सबसे संभावित खिलाड़ी था। तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में पहले दिन से ही डिंग हाओ ने पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के सभी शिष्यों को सौम्यता, विनम्रता, सहायता और उदारता से प्रभावित किया था। वह हर दिन भोजन कक्ष में साधारण शिष्यों के सवालों के जवाब देने पर जोर देता था और 5 अकादमियों की बड़ी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता था। उसने पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट के लिए समृद्ध साधना संसाधन जीते थे। सभी ने उससे लाभ उठाया था। इसके अलावा उसने परीक्षण के दौरान दूसरों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने का इरादा किया था
और उसने त्यानली अटारी को हराया था, जिससे अन्य शिष्यों का गुस्सा फूट पड़ा था। इन सब के कारण डिंग हाओ को पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स में अतुलनीय लोकप्रियता प्राप्त हुई। उनकी तुलना में पूर्वी अकादमी के कुछ अन्य गुरु जैसे ली लैन, जी इन, झांग तियानलुन, फोंग तियाई, झू यी फैंग और अन्य लोकप्रियता में डिंग हाओ से बहुत दूर थे और वे बिल्कुल भी उसी स्तर पर नहीं थे। कई लोगों की नज़र में हरे शर्ट के पूर्वी अकादमी और सफेद शर्ट के केंद्रीय अकादमी में डिंग हाओ की प्रमुख स्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। केंद्रीय अकादमी में सफेद शर्ट वाले ली मुयुन और पूर्वी अकादमी में हरे शर्ट वाले डिंग हाओ के पास क्रमशः प्रमुख पद के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। ली मुयुन और डिंग हाओ के हाथ उठाकर कार्रवाई के लिए आह्वान करने के साथ शिष्य भीड़ का अनुसरण करेंगे और वे आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। जहां तक बैंगनी शर्ट वाली दक्षिणी अकादमी, पीली शर्ट वाली उत्तरी अकादमी और लाल शर्ट वाली पश्चिमी अकादमी का प्रश्न है, कुछ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से उत्कृष्ट शिष्य थे। वे उन दो लोगों की तरह बिल्कुल नहीं थे जिन्हें ऐसे पूर्ण लाभ प्राप्त थे, लेकिन फिर भी यह भविष्यवाणी करना कठिन था कि विजेता कौन होगा। एक दिन सूरज चमक रहा था और हवा धीरे धीरे बह रही थी। पेड़ों की चोटियों से सूखी पत्तियां गिर रही थीं और जंगल में पत्थर के रास्ते उन सुनहरे पत्तों से ढक गए थे। नाश्ते के बाद नीली शर्ट वाले पूर्वी अकादमी के शिष्य 3 या 2 के समूहों में उत्साहित मनोदशा के साथ मार्शल हाउस में आए। 20 दिन से अधिक पहले की पहली सभा की तरह किशोर चुनौती क्षेत्र के चारों ओर पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गए और समय आने का इंतजार करने लगे। अंततः अकादमी प्रमुख का चुनाव शुरू होने वाला था। उनमें से अधिकांश ने पहले ही अपने मन में चुनाव कर लिया था। काले पेट वाले मुख्य शिक्षक वांग ज्यूफेंग चुनौती के मैदान में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। मुंह में घास का एक डंठल लिए, हाथों को क्रॉस करके, हर शिष्य के चेहरे पर हाथ फेरते हुए, मानो वह सबके अंदर झांकना चाहते हो और जानना चाहते हो कि वे क्या सोच रहे हैं। कुछ ही देर में सभी शिष्य वहां आ गए। हाँ, तुम कमीनों को इतना उत्साहित क्यों होना पड़ रहा है? ये सिर्फ अकादमी प्रमुख के चुनाव के लिए है ना? और तुम कमीनों का कुंफू बहुत घटिया है। ये तथाकथित चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया है। क्या तुम में से कोई उस जिगोलो से जीत सकता है? वांग ज्यूफेंग ने डिंग हाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, जो वांग शियाओकी और अन्य लोगों के साथ भीड़ में बैठा था। धत्तेरी की। डिंग हाओ के माथे पर एक काली रेखा दिखाई दी। इस काले पेट वाले आदमी की नफरत जगाने की क्षमता वाकई लाजवाब थी। जब तक वह अपना मुंह खोलता, हमेशा कुछ लोग उसे पीटने के लिए तैयार रहते। तुम जिगोलो हो। ठीक है, चूंकि हर कोई बहुत उत्साहित है, तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव को जल्द से जल्द खत्म करो, और मैं वापस जाकर शराब पीकर सो जाऊंगा। वांग ज्यूफेंग ने जम्हाई लेते हुए और अधीरता से कहा, अब मैं तुम कमीनों को एक मौका देता हूं। जो कोई भी अकादमी प्रमुख बनना चाहता है, वह पहले आए और मतपत्र चुने। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर तुम सच में अकादमी प्रमुख बन गए, तो तुम ऐसा क्या करोगे जिससे हर किसी को आज के मतदान पर पछतावा न हो? इसके बाद वांग ज्यूफेंग अखाड़े से बाहर निकल गए और विशाल मंच को सभी पंजीकृत शिष्यों के लिए छोड़ दिया। सभी शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंततः सभी की नजरें डिंग हाओ पर टिक गईं। इस बार यह मार्शल हाउस में पहली सभा से अलग था। उस समय शिष्य एक साथ गड़बड़ में बैठते थे, लेकिन अब हरी शर्ट के पूर्वी अकादमी के शिष्यों ने अपनी सीटें चुनी, जिससे कुछ रहस्य उजागर हुआ। वे अलग अलग छोटे समूहों में विभाजित थे। उनमें से डिंग हाओ, ली लैन और कई अन्य उत्कृष्ट शिष्य जो पूर्वी अकादमी के प्रमुख के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थे, उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि स्पष्टतः डिंग हाओ के आसपास और भी लोग बैठे थे। पिछले एक महीने में पूर्वी ब्लू शर्ट अकादमी के 400 से अधिक शिष्यों में से आधे से अधिक डिंग हाओ के वफादार समर्थक बन गए थे। झांग फैन और फैंग तियाई, जो अभी अभी अपने घावों से ठीक हुए थे, भी डिंग हाओ के बगल में बैठे थे। दोनों आदमी अच्छे लग रहे थे। झांग फान विशेष रूप से एक शिकारी परिवार में पैदा हुआ था। वह बचपन से ही जंगल और पहाड़ों में अपने माता पिता की पीढ़ी का अनुसरण करता रहा। उसके पास एक उत्कृष्ट शारीरिक गुण था। हाल ही में उसे डिंग हाओ और झोंग दाजुन द्वारा विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ हर कीमत पर इलाज किया गया था। परिणामस्वरूप उसकी मूल अत्यंत नीरस शारीरिक प्रतिभा सूक्ष्म रूप से रूपांतरित हो गई और वह पहले से बेहतर दिखने लगा। कई लोगों ने सोचा था कि डिंग हाओ मंच पर प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले व्यक्ति होंगे।
यहाँ तक कि जिन उत्कृष्ट शिष्यों ने अकादमी प्रमुख के लिए प्रतियोगिता में डिंग हाओ के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की, उन्होंने भी डिंग हाओ पर अपनी नजरें गड़ा दी और अवचेतन रूप से प्रतियोगिता में डिंग हाओ की पूर्णतः प्रमुख स्थिति को स्वीकार कर लिया। लेकिन डिंग हाओ सिर्फ अपने बगल में बैठे वांग शियाओकी से कुछ फुसफुसा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका स्टेज पर आने का जरा भी इरादा नहीं था। विपरीत भीड़ में अपने भरोसेमंद अधीनस्थों जियिन और झांग तियानलुन से घिरे ली लैन के चारों ओर बहुत से समर्थक थे। उसने डिंग हाओ को एक अजीब चमक के साथ देखा और अंत में थोड़ा सिर हिलाया, जैसे कि उसने आखिरकार कुछ पहचान लिया हो और समझ लिया हो। हाँ, यह बोरिंग है। चूंकि कोई भी स्टेज पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए मैं चढ़ूंगा, किसी ने जोर से चिल्लाया और अखाड़े में कूद पड़ा। यह एक लड़का था जिसके गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं और शरीर दुबला पतला था। वह लगभग 14 साल का था और उसकी लंबाई लगभग 1.7 मीटर थी। उसका नाम जू ताओ था। इस व्यक्ति की ताकत खराब नहीं थी। वह थरी अपर्चर्ड मार्शल डिसिपल रियल में जूनियर था और पहले 5 अकादमी प्रतियोगिता में शीर्ष 10 वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में से एक था। दुर्भाग्य से वह पहले दौर में असफल हो गया। वह एक अभिमानी व्यक्तित्व का था और कई शिष्यों का नेतृत्व उसके द्वारा किया जाता था। दुर्भाग्यवश ऐसे लोग बहुत कम थे। मेरा नाम जू ताओ है और मुझे विश्वास है कि नीचे हर कोई मुझे जानता है। हाँ, मैं कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि अगर मैं हमारी पूर्वी अकादमी का प्रमुख बन जाता हूं, तो मैं निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित कर दूंगा। मैं करूंगा। अंत में कृपया मेरा विश्वास करें, 6 महीने के भीतर मैं निश्चित रूप से हरी शर्ट की पूर्वी अकादमी को अधिक मजबूत और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दूंगा, ताकि पूरे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का अजेय दिग्गज बन जाऊं। जू ताओ ने मंच पर एक भावपूर्ण भाषण दिया। दुर्भाग्य से मंच के नीचे मौजूद किशोर भी मूर्ख नहीं थे। लगभग 1 महीने तक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पहले ही अपना चुनाव कर लिया था और उन्हें उसकी शेखी बघारने पर विश्वास नहीं हुआ। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का अजेय दानव बन गया। ऐसी बातें सिर्फ बेवकूफ ही कह सकते हैं। जू ताओ एक मूडी और तिरस्कारपूर्ण व्यक्ति है। अगर वह अकादमी का प्रमुख बन जाता है, तो हम सभी को उसके द्वारा पोते पोतियों की तरह व्यवहार करना होगा। वह सभी लाभों को निगल जाएगा। अविश्वसनीय रूप से वह मंच पर सबसे पहले कूदने की हिम्मत करता है। वह खुद को क्या समझता है? क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह कुछ दिन पहले शहर के एक रेस्तरां में भोजन करने के लिए उन्हें आमंत्रित करके सभी से छुटकारा पा सकता है? हास्यास्पद। इतनी चतुराई और साहस के साथ वह अकादमी प्रमुख के पद की लालसा करने की हिम्मत करता है। जोकर, सीनियर भाई डिंग हाओ से शोर चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ दर्शकों ने बेकाबू होकर उसका उपहास किया, खास तौर पर कुछ शिष्यों ने जो जू ताओ को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपना इरादा नहीं छिपाया। पूरे मार्शल हाउस में ऐसी स्पष्ट आवाज गूंजी। अध्याय 143 चुनाव डिंग हाओ का लक्ष्य। अखाड़े में जू ताओ चिढ़ गया। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला और लाल हो गया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वह बहुत देर तक जोश से बात करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ तक कि जो लोग मूल रूप से उसके पक्ष में थे, वे भी घुट रहे थे और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दृश्य ठंडा और उदास था। जू ताओ शर्मिंदा दिख रहा था। ऐसी स्थिति में भले ही वह मोटी चमड़ी का हो, वह अपना भाषण जारी नहीं रख सकता था। कुछ देर तक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने वाले शिष्यों को घूरते हुए जू ताओ को जल्दबाजी में अपनी तथाकथित नीति रूपरेखा समाप्त करनी पड़ी। मंच से नीचे कूदना पड़ा और जल्दी से उड़ना पड़ा, भले ही वह ऐसा करने के लिए तैयार न हो। यह बहुत शर्मनाक था और यह आत्मा अपमान था। अकादमी प्रमुख के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले व्यक्ति को ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, और इसलिए पूर्वी अकादमी के अन्य भाग्यशाली शिष्य अंततः जाग गए। यद्यपि अकादमी प्रमुख के लिए निष्पक्ष चुनाव अच्छा था, लेकिन हर कोई क्षेत्र में गौरव हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां हर प्रतियोगिता मूल रूप से वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों के लिए मंच थी। रेन शियाओयाओ को छोड़कर अकादमी प्रमुख का पद जीतना असंभव था, जो एक मोटा आदमी था जिसे सुपरमैन ऑफ फॉर्चून के रूप में जाना जाता था। आम लोगों को इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए, वरना वे बहुत शर्मनाक तरीके से मरेंगे। जू ताओ इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। फिर कुछ लोग जो मूल रूप से अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, वे भी पीछे हट गए।
पूरे मार्शल हाउस में सन्नाटा छा गया। लोग अवाक निराशा में एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर काले पेट वाले मुख्य शिक्षक वांग ज्यूफेंग दोनों हाथ छाती पर रखे हुए बेरहमी से हंस पड़े। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, अगर तुम्हारे पास असाधारण ताकत नहीं है तो मंच पर आकर खुद को अपमानित मत करो। असल में ऐसे लोग भी हैं जो मौत से नहीं डरते। हाँ, अब पहला वाला बाहर हो गया। क्या कोई और फिर से कोशिश करने की हिम्मत कर सकता है? ये कुतिया फिर से नफरत पैदा कर रही है। भीड़ ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं गया। ये वास्तव में बिना गेंदों वाले लोगों का समूह है। कोई भी मंच पर आने की हिम्मत नहीं करता। मैं आपको याद दिला दूं कि आज अकादमी प्रमुख का चयन वास्तव में कोई मजाक नहीं है। सिर्फ इसलिए बेतरतीब फैसले न ले कि आप एक दूसरे के नजदीक और दूर हैं। अकादमी के लिए वास्तव में योग्य प्रमुख का चयन करके ही आप सबसे ज्यादा साधना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ताकि 5 अकादमियों के बीच प्रतिस्पर्धा में आपका बेहतर स्थान हो। अकादमी के लिए एक बेकार प्रमुख का चयन करने से आप इस आने वाले वर्ष में अपनी मार्शल आर्ट की शुरुआत में हार जाएंगे। इसलिए नौसिखियों, अपना चुनाव सावधानी से करें। काले पेट वाला वह आदमी अंत तक व्यंग्यात्मक ढंग से घृणा उत्पन्न करता रहा। सभी लोग उसे घूरने लगे और फिर सोच में डूब गए। काले पेट वाले आदमी ने कुछ शब्दों के साथ उन किशोरों को सपने में जगाया और हर कोई हरे शर्ट की पूरी पूर्वी अकादमी के लिए अकादमी प्रमुख के महत्व की फिर से जांच करने लगा। इस समय व्यक्तिगत संबंधों को अलग रखना चाहिए और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को भी अलग रखना चाहिए। भले ही आपको अपने दैनिक जीवन में वह व्यक्ति पसंद ना हो, जब तक कि वह वास्तव में अकादमी प्रमुख के लिए योग्य उम्मीदवार है, तो आपको उसके लिए वोट करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी मार्शल आर्ट की शुरुआत में बाधा नहीं बनना चाहता, क्योंकि वह संभवतः हार जाएगा। इस समय दूसरों के लिए मतदान करना वास्तव में आगामी लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने स्वयं के मार्शल आर्ट मार्ग के लिए मतदान करना होगा। जाहिर है, ये सभी पंजीकृत शिष्यों के लिए भी एक परीक्षा थी। एक विशेष परीक्षण। कुछ समय के लिए पूरा मार्शल हाउस शांत हो गया और सभी लोग अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने लगे। अधिकाधिक निगाहें डिंग हाओ पर केंद्रित थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि पिछले 20 दिनों में डिंग हाओ से ज्यादा किसी ने भी इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया था। अगर डिंग हाओ अकादमी प्रमुख बन सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे। हालांकि डिंग हाओ का अभी भी मंच पर कदम रखने और अकादमी प्रमुख के लिए दौड़ने का कोई इरादा नहीं था। अगले ही पल ली लैन, जो चुपचाप डिंग हाओ के सामने बैठी थी, धीरे से उठी और अखाड़े में कूद गई। उसने जूताओं की तरह बहुत ज्यादा भावुक टिप्पणियां नहीं की, न ही उसने वास्तव में कोई वादा किया। उसने बस सभी को शांति से देखा, फिर डिंग हाओ की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं ली लैन अकादमी प्रमुख बनना चाहता हूं। किसी ने हूटिंग नहीं की। किसी ने कोई परेशानी नहीं पैदा की। ली लैन चुनाव लड़ने के लिए आगे आई, जिसकी सभी को उम्मीद थी। आखिरकार ली लैन भी वही था जिसने पिछली 5 अकादमी की प्रतियोगिता में पूरे पूर्वी अकादमी के लिए हरी शर्ट का सम्मान जीता था। उसने कई अन्य शिष्यों का समर्थन जीता और हमेशा निष्पक्षता से काम किया। उसकी ताकत उत्कृष्ट थी और उसका कौशल बेहद सुंदर फीका जैसा हथेली तकनीक अद्भुत था, लेकिन उसने कोई अहंकार नहीं दिखाया। हालांकि वह थोड़ा ठंडा स्वभाव का था, लेकिन वह परेशान नहीं करता था। इसके अलावा ली लैन के अलावा जी इन और झांग तियानलुन पिछले 5 अकादमी की प्रतियोगिता में वरीयता प्राप्त प्रतियोगी थे और वे उनके दृढ़ समर्थक थे। यदि पूर्वी अकादमी में हरी शर्ट में डिंग हाओ के रूप में कोई और अधिक चमकदार, उज्जवल और अधिक प्रतिभा नहीं होती, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि ली लैन निश्चित रूप से सभी की नजरों में अकादमी प्रमुख के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार थी। इस बात पर सभी को यकीन था। पर अब सभी की निगाहें डिंग हाओ पर टिकी थीं। डिंग हाओ अंततः धीरे से उठ खड़ा हुआ। भीड़ में धीमी सी खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि डिंग हाओ मंच के नीचे खड़ा था और उसका मंच पर कदम रखने का कोई इरादा नहीं था। हरे रंग की शर्ट पहने किशोर ली लैन की ओर देखते हुए, जो नाजुक विलो भौहों के साथ कमजोर और नाजुक दिख रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसने अपने आसपास के समर्थकों की निगाहों को देखा, फिर शांति से कहा, मैं वरिष्ठ भाई ली लैन का समर्थन करता हूं।
बाद में कई लोगों को ये समझ में नहीं आया कि डिंग हाओ ने हरी शर्ट की पूर्वी अकादमी में शीर्ष स्थान इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। उस समय स्थिति काफी स्पष्ट थी। जब तक डिंग हाओ प्रतियोगिता में लड़ने के लिए तैयार था, भले ही उसने एक शब्द भी न कहा हो, बस थोड़ा सा अपना रवैया दिखाकर वह आसानी से पूर्ण लाभ के साथ ग्रीन शर्ट की पूर्वी अकादमी का प्रमुख बन सकता था। हालांकि डिंग हाओ का अंतिम विकल्प ली लैन को वह शक्तिशाली पद देना था जिसकी हर कोई चाहत रखता था। अंत में ली लैन हरी शर्ट की पूर्वी अकादमी का प्रमुख बन गया। केवल डिंग हाओ ही अपने दिल में जानता था कि अकादमी प्रमुख के लिए प्रतियोगिता में भाग न लेना किसी भी तरह से सनक नहीं थी, न ही यह उस चांदनी रात में ली लैन द्वारा कही गई बात के कारण था। वास्तव में इस समय के दौरान डिंग हाओ इस मुद्दे के बारे में सोच रहा था और हार मानना उसका अंतिम निर्णय था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अकादमी प्रमुख के पास प्रमुख अधिकार थे जो मुख्य शिक्षक के बराबर थे। अकादमी प्रमुख हरे शर्ट की पूरी पूर्वी अकादमी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था, लेकिन वास्तव में इन सभी अधिकारों के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता थी और यह इस तथ्य पर आधारित था कि उसे अपने दिमाग और ऊर्जा को सांसारिक मामलों के प्रबंधन में लगाना चाहिए जिनका मार्शल आर्ट से कोई लेना देना नहीं था। हर किसी की ऊर्जा सीमित थी। जब वह सांसारिक चीजों के लिए कुछ समय और ऊर्जा अलग रखता था, तो इसका मतलब था कि साधना में उसका समय और ऊर्जा अनिवार्य रूप से कम होगी। डिंग हाओ का दीर्घकालिक लक्ष्य एक तलवार के साथ मार्शल आर्ट का शिखर बनना था ताकि वह जल्द से जल्द अपनी बहन की तलाश में दक्षिणी भूमि पर जा सके। उनका अल्पकालिक लक्ष्य ट्रैंक्विलिटी अकादमी में प्रतिभाशाली म्यू तियानयान के साथ 3 साल की प्रतियोगिता करना था। ये दोनों प्रमुख लक्ष्य डिंग हाओ के लिए अत्यंत कठिन और बड़ी चुनौतियां थीं। अध्याय 144 अराजकता प्रतिभाओं का सामान्य विकल्प। यदि डिंग हाओ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और सबसे तेज गति से अपनी ताकत में सुधार करने पर अपने प्रयासों को केंद्रित नहीं कर सका, तो शायद 3 साल बाद उसे फ्रोजन पीक पर शिकायतों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले 3 वर्षों में डिंग हाओ को पूरे मन से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए हर मिनट और सेकंड का लाभ उठाना होगा। यहां तक कि उन्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए दिन रात काम करना पड़ता था तथा 3 साल के काम को 6 या 9 साल में बदलना पड़ता था। इसके अलावा उसे न केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास करना था, बल्कि हथियार बनाने में कुछ उपलब्धियां हासिल करने के लिए तलवार मास्टर का अनुसरण भी करना था और अमरता की गोलियों के बारे में गहन शोध करने के लिए कृपाण मास्टर का भी अनुसरण करना था। डिंग हाओ ने एक ही समय में 3 रास्ते चुने, इसलिए उसे ज्यादा समय की जरूरत थी। उसे जो करना था वह केवल अपने आप को मजबूत बनाने और जीवित रहने के लिए था। इसलिए उसके पास हरी शर्ट की पूर्वी अकादमी में सभी प्रकार की छोटी छोटी बातों से निपटने की ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा इन बंधनों के बिना भी डिंग हाओ ने बहुत पहले ही एक तलवार वाला एक आदमी जो चाहे वह करे का रास्ता अपनाने का मन बना लिया था। उसे सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए पर्याप्त मजबूत होना आवश्यक था। ये एक घुमक्कड़ के लापरवाह और उन्मुक्त जीवन का आनंद लेने के लिए किसी महाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय है। मैं अपने हाथ की तलवार को इस दुनिया में एक शक्तिशाली शक्ति बनाना चाहता हूँ, यहाँ तक कि युगों से सबसे प्रमुख शक्तियाँ और सबसे महान पद भी मेरी तलवार के नीचे कांप उठेंगे। अकादमी प्रमुख का पद छोड़ते समय उन्हें कोई अफसोस नहीं था। कुछ लोग अपनी परम व्यक्तिगत शक्ति की खोज में लगे थे, जबकि अन्य लोग दुनिया भर में सत्ता की प्रमुखता की खोज में लगे थे। ये 2 पूरी तरह से अलग रास्ते थे। डिंग हाओ ने उनमें से एक ले लिया। वह दृढ़ता से आगे बढ़ता रहेगा। निम्नलिखित तथ्यों से ये भी साबित हुआ कि डिंग हाओ ऐसा विश्वास रखने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। क्योंकि सफेद शर्ट की केंद्रीय अकादमी में अकादमी प्रमुख का अंतिम उम्मीदवार भी लोगों की कल्पना से परे था, न तो ली मुयुन पहले मास्टर, लियांग फेक्स्यू दूसरे मास्टर और यहां तक कि चेन शिंग तीसरे मास्टर, जिन्हें सम्माननीय गठबंधन के साथ के मार्शल उन्माद के आदि के रूप में भी उपनाम दिया गया था, ने अकादमी प्रमुख बनने का अनुमान नहीं लगाया था। वह व्यक्ति जो अंततः श्वेत शर्ट की केंद्रीय अकादमी का प्रमुख बन गया, वास्तव में ऑनरेबल अलायंस ऑफ 7 का चौथा मास्टर सन जियुतियान था। ली मु युन्हे और लियांग फैक्स्यू की ताकत और प्रसिद्धि के कारण उन्होंने अकादमी प्रमुख बनने का विकल्प नहीं चुना। केवल एक ही संभावना थी। डिंग हाओ की तरह दोनों ने भी इसे स्वेच्छा से त्याग दिया। डिंग हाओ, ली मुयुन और लियांग फैक्सू 3 महान प्रतिभाशाली लोगों ने सत्ता के प्रलोभन का सामना करते हुए इसे तुच्छ चीजों को त्यागने जैसा त्याग दिया।
एक बार फिर इस तरह के कार्य ने अनगिनत पंजीकृत शिष्यों को उनका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। प्रतिभाशाली लोग प्रतिभाशाली होते हैं। वे वास्तव में आम लोगों से अलग थे। यहां तक कि उनके द्वारा चुने गए विकल्प भी बहुत समान थे। सत्ता की स्थिति के सामने, जिसे अनगिनत लोग चाहते थे, यह आश्चर्यजनक था कि उन्होंने इसे इतनी चतुराई से वापस कर दिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अकादमी प्रमुख के लिए स्वेच्छा से प्रतिस्पर्धा छोड़ देना, वास्तव में अकादमी प्रमुख बनने से कहीं अधिक गर्व की बात हो गई है। इसी समय बैंगनी शर्ट वाले दक्षिणी अकादमी के अकादमी प्रमुख के लिए प्रतिस्पर्धा लोगों की अपेक्षा से कहीं अधिक तीव्र थी। लू कुंग एक प्रसिद्ध पागल, एक बड़ा हिट था, लेकिन क्योंकि वह नियमित समय पर बहुत अधिक दबंग था और उसने कई शिष्यों को नाराज कर दिया था, बहुत से लोग गुप्त रूप से उससे नाराज थे। प्रतियोगिता में वह अप्रत्याशित रूप से दक्षिणी अकादमी के एक अन्य गुरु वांग शियाओशी से बहुत कमजोर नुकसान से हार गया। पूरी चुनाव प्रक्रिया में पूर्वी नीली शर्ट अकादमी और केंद्रीय सफेद शर्ट अकादमी में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में बैंगनी शर्ट की दक्षिणी अकादमी में प्रतिस्पर्धा बारूद से भरी हुई बताई गई थी। हालांकि वांग शियाओशी ने चुनाव जीता, लेकिन बैंगनी शर्ट की दक्षिणी अकादमी में विभाजन की स्थिति आ गई। अफवाह ये थी कि लू कुंग और वांग शियाओशी का समर्थन करने वाले शिष्यों को यकीन नहीं हुआ और हाथापाई लगभग शुरू हो गई। अंत में दक्षिणी अकादमी के मुख्य शिक्षक ने उन्हें बलपूर्वक दबा दिया और घोषणा की कि अंतिम परिणाम वैध था। तुलनात्मक रूप से पीली शर्ट की उत्तरी अकादमी में अकादमी प्रमुख बनाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत बहुत आसान थी। भाग्यशाली सुपरमैन रेन शियाओयाओ ने अपनी चर्बी झाड़ते हुए चिकन लेग खाते हुए कहा, अगर मुझे चुना गया तो मेरा सौभाग्य आपको मिल सकता है और हम सब एक साथ अमीर बन जाएंगे। फिर अपरंपरागत मोटे आदमी को आधे से अधिक मतों से निर्वाचित किया गया। बेशक ये सब इस आधार पर था कि सुंदर किशोर लिन शिन ने भी चुनाव में भाग नहीं लिया था। इसी समय लाल शर्ट के पश्चिमी अकादमी के अकादमी प्रमुख के लिए प्रतिस्पर्धा भी भयंकर थी, लेकिन ये टूट नहीं गई। आखिरकार अकादमी में कोई चमकदार प्रतिभा नहीं थी और अंत में जियांग टाउन के एक युवा मास्टर ली कैनयांग ने एक दर्जन से अधिक प्रतियोगियों को हराया और लाल शर्ट के पश्चिमी अकादमी के अकादमी प्रमुख बन गए। ली कैनयांग, जो पहले ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, का सामने आना एक बड़ा आश्चर्य माना गया। इस समय तक बहुत से लोगों ने इस पहले से अज्ञात किशोर पर ध्यान नहीं दिया था। बेशक डिंग हाओ के लिए इस परिणाम ने उसे आश्चर्यचकित नहीं किया। ली कैनयांग की मेरिडियन और प्रतिभा उत्कृष्ट थी और वह बहुत गणनात्मक भी था। उसे जियो चेंगक्सुआन का समर्थन प्राप्त था, जो एक सुलगता हुआ और स्नेही करीबी दोस्त था, जिसे उसने मुट्ठी के माध्यम से जाना था। साथ ही ली यनुओ का प्रभाव, एक सुंदर और अद्वितीय बहन, इन सभी ने उसे बिना किसी भाग्य के अकादमी प्रमुख बनने में मदद की। फिर एक ही दिन में तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के पांचों अकादमियों के प्रमुखों को पंजीकृत शिष्यों के लिए चुन लिया गया। ली लैन, सुन जियुतियान, वांग शियाओशी, रेन शियाओयाओ और ली कैनयांग अचानक ऐसे नाम बन गए जिन्हें सभी पंजीकृत शिष्यों को दृढ़तापूर्वक याद रखना आवश्यक था। डॉट 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 ओह, अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अकादमी प्रमुख के चयन को ध्यान से देखा और अकादमी प्रमुख बनने के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम थे। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के 8वें सीढ़ी क्षेत्र के एक भव्य हॉल में यिन यफी, जो दीवार के सहारे अपनी अंतरात्मा की जांच कर रहा था, को ये खबर मिली। वह एक बैंगनी जेड पत्थर की सीट पर बैठ गया और आश्चर्य में अपनी आंखें थोड़ी खोली। तो क्या हुआ अगर उसने प्रतियोगिता को अच्छी तरह से देखा? सिर्फ 3 साल। डिंग हाओ जल्द या बाद में सुप्रीम एकेडमी ऑफ ट्रांक्विलिटी में म्यू तियानयांग के हाथों मर जाएगा। लू कुई, जो एक तरफ बैठा था और गंभीर रूप से मुस्कुराया, उसने कहा, भले ही बूढ़ा राक्षस उसकी रक्षा कर रहा हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि 3 साल बाद बूढ़ा राक्षस अभी भी उसे मौत से बचा सकता है। 2 लोगों को अब डिंग हाओ से गहरी नफरत हो गई थी। एक अज्ञात पंजीकृत शिष्य ने उन्हें लगातार कई बार अपमानित किया था, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात थी। वे जो कहना चाहते थे, वह अभी पूरा भी नहीं कर पाए थे कि अचानक कुछ अजीब सा हुआ। बिना किसी चेतावनी के भव्य हॉल से एक सुनहरी रोशनी निकली। एक पतली और सीधी आकृति सुनहरे प्रकाश से सुंदरतापूर्वक उभरी। उसके पूरे शरीर में एक पल में एक अंतहीन सागर की तरह मजबूत क्यूई उमड़ पड़ी, जिससे लोग चौंक गए। लेकिन अगले ही पल क्यूई गायब हो गई। सुनहरी लौ भी धीरे धीरे शरीर में चली गई।
यह एक दयालु और साधारण चेहरे वाला युवक था। वह लगभग 24 या 25 साल का था और उसने सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था। वह शांत और गर्मजोशी से भरा हुआ था, जिससे लोगों को ऐसा लगता था कि वह बड़ा हो चुका लियांग फेक्सू है, जो ऑनरेबल अलायंस ऑफ सेवन का दूसरा मास्टर है। हालांकि उसकी ताकत लियांग फेक्सू से अतुलनीय रूप से अधिक थी। यद्यपि इस व्यक्ति ने अपनी अस्थिर क्यूई को नियंत्रित कर लिया था, फिर भी उसने लोगों को घुटन भरी दमनकारी भावना दी। वरिष्ठ भाई डोंगलियू, यिन यफेई और लू क्वी दोनों आश्चर्यचकित दिखे और उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया। इस दयालु युवक का नाम फैन डोंगलियू था और वह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की तीसरी पीढ़ी के शिष्यों में से एक था। उसका दर्जा बहुत ऊंचा था और जाहिर तौर पर वह यिन यफेई और लू क्यूई से भी ऊपर था। दो छोटे भाई पान डोंगलियू ने विनम्रता से सिर हिलाया। युवा गुरु पहले से ही जानते हैं कि आपने क्या कहा। फिलहाल बूढ़े राक्षस को भड़काओ मत। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग उससे निपटेंगे। जहां तक डिंग हाओ की बात है, चाहे वह कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो, वह सिर्फ एक साधारण शिष्य और एक छोटा आलू है। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे प्रणय निवेदन करने के लिए चुना है, इसलिए हमें ऐसे साधारण शिष्य पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 145 अराजकता, शक्ति का संवर्धन। लू क्वी बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ, ऐसा लगता है कि तुमने सचमुच डिंग हाओ को छोड़ने का फैसला कर लिया है ना? पान डोंगलियू ने सिर हिलाया। एक साहसी व्यक्ति जो म्यू तियानयांग से लड़ रहा था, वह पहले ही मर चुका है। उसे वापस लाने का कोई मूल्य नहीं है। चूंकि गुवान फैदू और अन्य लोग उसे चाहते हैं, इसलिए उसे उनके पास छोड़ दें। वे उसे प्रशिक्षित करने की पूरी कोशिश करेंगे और फिर वह उन्हें बिल्ली और कुत्ते जैसा जीवन देगा। हमारा लक्ष्य 20 वंश योद्धा है, विशेष रूप से युआन तियानयांग, ZGU और फैंग निंग, जिन्हें शामिल करना हमारी प्राथमिकता है। यिन यफेई अचानक खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कृपया वरिष्ठ भाई डोंगलियू से मास्टर को बताने के लिए कहें। बस निश्चिंत रहें कि युआन तियानगंग पहले से ही हमारा है। हम ZGU और फैंग निंग की सारी जानकारी भी स्पष्ट रूप से जांचेंगे। वे अभी नौसिखिए हैं। हे, जब तक हम मामले के लिए उपाय करते हैं, वे निश्चित रूप से हमारे पास शरण के लिए आएंगे। ठीक है, यह अच्छी बात है। पान डोंगलियू ने राहत की सांस ली और फिर से चेतावनी दी। वंश योद्धा ही असली क्षमतावान है और दुनिया के भविष्य का स्वामी है, इसलिए लापरवाह मत बनो। वहां के लोग भी कार्रवाई करेंगे और तुम्हें कभी भी उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। वरिष्ठ भाई डोंगलियू, चिंता मत करो, हम आपको निराश नहीं करेंगे। यिन यफेई और लू क्वी दोनों ने ईमानदारी से वादा किया। बढ़िया। गुरु ने आपको ली मुयुन, लियांग फेक्सू और सेंट्रल एकेडमी ऑफ व्हाइट शर्ट्स के अन्य लोगों पर ध्यान देने के लिए कहा है। पान डोंगलियू ने फिर कई साधारण शिष्यों के नाम बताए और गंभीरता से बोलना जारी रखा। अब स्नो प्रांत में माउंटेन शियान के आसपास सिंकहोल है, जहां प्राचीन काल का एक रहस्यमय संप्रदाय प्रकट हुआ था। विभिन्न प्रमुख संप्रदायों और अन्य प्रभावों का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित हुआ है। गुरु ने व्यक्तिगत रूप से विशेषज्ञों को माउंटेन शियान की ओर जाने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए उनके पास अन्य चीजों पर ध्यान देने का समय नहीं है। इसलिए आपको उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद फानदोंग अपनी सुनहरी लौ के साथ गायब हो गया। हा, चूंकि मास्टर ने डिंग हाओ को शामिल न करने का फैसला किया है, तो हम इस छोटे लड़के के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यिन यफेई हंसा। लूकी ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन बूढ़ा राक्षस। यिन यफेई की आंखों में धुंध की एक झलक दिखाई दी और उसने कहा, कोई बात नहीं। हमें बस उसके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करनी है ताकि उसकी साधना में देरी हो सके। 3 साल बाद, आप उसे मारने के लिए मू तियान का चाकू उधार ले सकते हैं। और मुझे संदेह है कि उस दिन जंगल में दिखाई देने वाला रहस्यमय विशेषज्ञ बूढ़ा राक्षस क्यू किंगशान नहीं था। लेकिन वह कविता, बस एक कविता, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने उस दिन किसी रहस्यमय विशेषज्ञ को नहीं देखा। क्या होगा अगर डिंग हाओ को उस कविता जैसी कोई चीज सुनने को मिले और वह कुछ जानने का दिखावा करे? अगर तुम ऐसा कहते हो तो ये समझ में आता है। आखिरकार बूढ़े राक्षस ने इतना बड़ा हंगामा मचाने के बाद इतने सालों से वह आपसी फूट में शामिल नहीं हुआ है। वह अचानक एक छोटे से नामात्र के शिष्य की परवाह कैसे कर सकता है? लू क्वी की आंखें चमक उठी। तो हमें पहले एक कोशिश करनी होगी।
बेहतर होगा कि मैं इसे सब नकली न पाऊं, अन्यथा मैं डिंग हाओ को बुरी तरह मरने दूंगा। यिन यफे 3 पीढ़ियों के मुख्य शिष्य के रूप में, जो उच्च रैंक पर था, इस छोटे से नामात्र के शिष्य के कारण पहली बार बहुत क्रोधित हुआ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? लू क्वी ने पूछा। क्या युआन तियानगांग पहले से ही हमारा नहीं है? वह एक रक्त वंशीय शिष्य है जिसकी एक विशिष्ट पहचान है। उसे पहले डिंग हाओ के लिए परेशानी खड़ी करने दो। भले ही वह डिंग हाओ को न मारे, वह उसे हमेशा अधमरा कर सकता है। छोटे से चौप को पता चले कि कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें वह अपमानित कर सके। हे, मुझे मत बताओ कि बूढ़ा राक्षस निम्न स्तर के शिष्यों के बीच संघर्ष में शामिल हो सकता है ना? यिन यफेई कपटी लग रही थी। प्रधान के चयन के लिए चुनाव में भाग लेने के बाद दोपहर में कोई अन्य कार्यक्रम नहीं था। डिंग हाओ, झांग फैंग, फैंग तियानी और अन्य लोग वैवाहिक घर में कुछ समय तक तलवार चलाने की कला सीखने के लिए रुके और झांग फैंग से निजी तौर पर तीरंदाजी के कुछ गुर पूछे। डिंग हाओ अपने घर लौट आया। पिछली बार उसने कॉल्ड्रॉन फोर्जिंग हॉल में बहुत बढ़िया उड़ने वाले चाकुओं का एक बैच खरीदा था, और तब डिंग हाओ हमेशा एक छिपे हुए हथियार को विकसित करना चाहता था जिसमें वह माहिर था। अब उसे आखिरकार इसका अध्ययन करने का समय मिल गया। डिंग हाओ की 4 छिद्रित मार्शल डिसिपल क्षेत्र की ताकत के साथ, उसने बेतरतीब ढंग से उड़ने वाले चाकू फेंके। 50 कदमों के भीतर उसे स्थिर लक्ष्य को शूट करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसे पिछले जीवन की कल्पनाओं की तरह किसी भी प्रतिद्वंद्वी के सामने बिना चूके हर बार लक्ष्य को हिट करने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए उन्होंने झांग फैन से निशानेबाजी की कुछ तरकीबें पूछी और उन तरकीबों को चाकू उड़ाने की तकनीक में समाहित करने का प्रयास किया। यार्ड में थोड़ी देर तक अभ्यास करने के बाद डिंग हाओ ने धीरे से रास्ता खोल दिया। छिपे हुए हथियार की तकनीक का अभ्यास करने के लिए भी एक गुप्त मैनुअल की आवश्यकता होती है। बंद दरवाजों के पीछे काम करने से कोई उपलब्धि नहीं मिलती। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में ऐसा कोई गुप्त मैनुअल नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे योगदान बिंदु खर्च करने के लिए समय निकालना होगा और गुप्त हथियार का मैनुअल चुनने के लिए संप्रदाय के पुस्तकालय में जाना होगा। डिंग हाओ ने अपना मन बनाया, सभी उड़ते हुए चाकुओं को पोंछा और कमरे में चला गया। पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत साधना की है क्योंकि उसके शरीर में क्यूई बढ़ गई है। उसके निचले डेंटियन में 4 छिद्रों ने क्रिस्टल साफ काफी भरा हुआ का क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। डिंग हाओ जानता था कि यह क्षेत्र को तोड़ने का पूर्वाभास था और इसे अब और दबाया नहीं जा सकता था। लिविंग रूम में रश कुशन पर क्रॉस लेग बैठे हुए, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी से शून्यता की स्थिति में प्रवेश किया। ताइजुवान तलवार खोज शास्त्र का संचालन किया। उन्होंने क्यूई को पेट के नीचे, शाओइन के पहले शास्त्र के 5वें छिद्र, शेनमेन एपर्चर को प्रभावित करने के लिए निर्देशित करना शुरू किया। बर्फ और हिम क्यूई बढ़ गया। डिंग हाओ के शरीर के चारों ओर क्रिस्टल साफ सफेद सुंदर बर्फ के टुकड़ों की एक श्रृंखला बनने लगी, और फिर धीरे धीरे डिंग हाओ के चारों ओर घूमने लगी, जैसे डिंग हाओ की रक्षा करने वाले सफेद कल्पित बौने हो। यह ऐसा था जैसे डिंग हाओ के चारों ओर बर्फ और बर्फ की एक परत घूम रही हो। ऐसा रहस्यमय चिन्ह पहली बार दिखाई दिया। ये डिंग हाओ की ताकत में सुधार और धीरे धीरे उच्च स्तर तक पहुंचने की विशेषताओं में से एक था। योद्धाओं की ताकत में सुधार के साथ, वे धीरे धीरे सहज रूप से एक रक्षात्मक स्थिति का निर्माण करेंगे ताकि संचालन करते समय बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप और हमले से बचा जा सके। ताकत जितनी अधिक होगी, रक्षात्मक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। ऐसा कहा जाता था कि आदिम स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के बाद सहज प्रवृत्ति से क्यूई का एक रक्षात्मक कवच तैयार कर लेते थे, और यहां तक कि जादुई हथियार भी उसे तोड़ नहीं पाते थे। आजकल डिंग हाओ की ताकत अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंची थी, और उत्पन्न ठंडा क्यूई सकल संघनित था। यदि डिंग हाओ इससे 1 मीटर दूर होता, तो कोई मामूली असामान्यता नहीं होती। इसे केवल एक ढाल के रूप में माना जा सकता है, लेकिन केवल एक अल्पविकसित के रूप में, इसलिए घरों को नष्ट करने में कोई चिंता नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, डिंग हाओ चमकदार और पारदर्शी होता गया। उसके निचले उदर, मध्य उदर, दाहिनी पसलियों और दाहिनी छाती पर 4 चमकदार प्रकाश बिंदुओं से चांदी जैसी चमक उत्पन्न हो रही थी, तथा प्रकाश की एक लहर जैसी दृश्य शक्ति धीरे धीरे 5वें प्रकाश बिंदु में एकत्रित हो रही थी, तथा प्रकाश और भी अधिक शक्तिशाली हो रहा था। अचानक धमाका।
डिंग हाउ पर केंद्रित एक दृश्यमान विस्फोट तरंग सभी दिशाओं में फैल गई। अंततः लाइटें पांचवें प्रकाश स्थान से जुड़ गईं। सब कुछ एक ही बार में। डिंग हाउ के काले बाल झरने की तरह हवा में उड़ रहे थे और उसके कपड़े सरसराते हुए चारों ओर तैर रहे थे।